माँ। माँ दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है। बिना माँ के ज़िंदगी कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ लोग अपनी माँ को माँ नहीं मानते, उनके साथ गैरों से सलूक करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं औरत ही घर की लक्ष्मी होती है, वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। यह सोचते हुए वो रो पड़ी कि इसी दिन के लिए बेटों को लाड प्यार से पाला था, लाखों खर्च करके बेटों को पढ़ाया लिखाया था, ब्याह किया था उनका। अपने काम और पत्नियों के प्यार में इतने खो गए हैं कि माँ का दिया गया प्यार भी याद नहीं आता। सोच सोच के उसका दिल भर आता। कंकाल मात्र शरीर, सिर पर सफ़ेद और बिखरे हुए बाल, झुकी हुई कमर, मैली कुचेली फटी हुई साड़ी पहने लगभग 70 से 75 वर्ष की बूढ़ी अम्मा अपने कमरे के दरवाजे की सीढ़ी नुमा चौखट पर कुछ उदास भाव से बैठी हुई थी। लगातार रसोई की तरफ निहार रही थी। छोटी बहू अपने पति और बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। उसके सामने वही पुरानी सी टेढ़ी मेढ़ी स्टील की थाली रखी थी और साथ में पानी पीने का लोटा पड़ा था। बच्चे खाना खाते हैं, बहू मेरे लिए भी लेकर आती होगी, खुशबू तो अच्छी आ रही है, जाने क्या बनाया होगा। सोचते सोचते अम्मा की झपक लग गई। लोटे में पानी डालने की आवाज़ आई तो अम्मा की झपक टूटी। देखा छोटी बहू वही सूखी रोटी और उबली दाल थाली में डाल रही थी। कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा से अम्मा के चेहरे पर जो थोड़ी बहुत मुस्कान आई थी, वापस उदासी में तब्दील हो गई। फिर बैठी या शायद गलती ही कर बैठी। बहू बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चे तो उबली दाल नहीं खाते। कुछ और भी बनाया है तो मुझे भी दे दो। बच्चों के लिए भी यही बनाया है, जो मिलता है चुप करके खा लो, इस उम्र में चटखारे ही सोचते हैं आपको। छोटी बहू नाक चिढ़ा कर बोली। इतने में अंदर से पोते की आवाज़ आई, माँ पनीर की सब्जी थोड़ी और देना, बहुत स्वाद बनी है। सुनते ही बहू का चेहरा फीका पड़ गया और उससे इतना ना बना कि थोड़ी सी सब्जी लाकर अम्मा को भी दे। अम्मा बड़े बूझे मन से एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में लोटा और छड़ी लेकर किसी तरह चलती हुई कमरे में रखी चारपाई पर आकर बैठ गई। सूखी रोटी के कौर को किसी तरह निगलते हुए अपने अतीत की दुनिया में खो गई। अम्मा यानी कि विद्या देवी के पति रामशरण जी का बहुत अच्छा खेती बाड़ी का काम था। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, घर में रुपए पैसे की कोई कमी न थी। अम्मा याद करने लगी, जब बड़ा बेटा विकास पैदा हुआ था तो रामशरण जी ने कस्बे में पूरे लड्डू बंटवाए थे और दूसरे बेटे सुनील के पैदा होने पर तो बढ़िया दावत का इंतज़ाम किया गया था। लेकिन जब बेटी पैदा हुई सीमा, तो किसी को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। सब लोग यही सोचते कि तीसरा भी बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा था। आखिर बेटे जितने भी हो कम ही। बेटों को बड़ा होते देख रामशरण जी ने कारोबार शुरू करने की सोची। अपनी खेती बाड़ी ही बहुत बढ़िया चल रही थी, तो कारोबार शुरू करने की क्या ज़रूरत। कहते हुए जब विद्या जी ने ऐतराज़ जताया तो रामशरण जी कहने लगे, बच्चों के भविष्य के बारे में आज कुछ सोचेंगे तो कल कुछ बन पाएंगे। और फिर आजकल के बच्चे खेती बाड़ी में ज़्यादा रुचि नहीं रखते। देखते ही देखते उनका कारोबार खूब चलने लगा और उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। तीनों बच्चों का उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अच्छी शिक्षा दिलाई। शहर भी भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटे पिता के साथ देने कारोबार में आ गए। बेटी की पढ़ाई पूरी होने पर समय रहते ही उसका विवाह एक अच्छे परिवार में कर दिया गया और उसके बाद रामशरण जी की दूर की रिश्तेदारी में ही एक बेटी से बड़े बेटे का विकास का भी रिश्ता कर दिया गया। छोटा बेटा सुनील अपने साथ ही पढ़ने वाली एक लड़की से विवाह करना चाहता था, सो कुछ ऐतराज के बाद उसे भी मंजूरी दे दी गई। दोनों ही बेटे बहुत आज्ञाकारी थे और बहुएं भी अपने सास ससुर के हुक्म को सर आंखों पर रखती थी। भरा पूरा परिवार सुख से रह रहा था। विद्यावती जी और रामशरण जी अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशी को अपनी ही नजर लग जाती है। कुछ समय बाद ही कारोबार में घाटा होना शुरू हो गया था। रामशरण जी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ पर हुई है। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि दोनों ही बेटों ने उनसे छुप कर कारोबार में से अपनी मर्जी का पैसा निकाल रहे हैं। सोचा कि किसी को क्या पता लगेगा यदि थोड़ा पैसा निकाल भी लेते। यह जानकर कि अपने ही दोनों बेटे दोनों हाथों से कारोबार में नुकसान पहुंचा रहे हैं, बेटों द्वारा की गई यह हरकत पिता के उसूलों पर नागवार गुजरी और हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। विद्यावती जी इतने बड़े दुख को झेल न पाई और सदमे में चली गई। पिता के रहते तो परिवार में सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ टकराव रहने लगे। कुछ वर्ष बीत गए और अब तो भाइयों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटों और बहुओं ने माँ के सामने बंटवारा करने का प्रस्ताव रख दिया। अम्मा बंटवारा करने के पक्ष में ना थी। बेटी सीमा ने भी भाइयों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भाइयों ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम इस मसले से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। और फिर वही हुआ जो दोनों भाई चाहते थे। रिश्तेदारी के कुछ बड़े बूढ़ों की सलाह जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया। रहा मकान का सवाल तो उसमें भी एक दीवार डालकर दो हिस्से कर दिए गए और साथ ही बहुओं की रसोई भी अलग अलग कर दी गई।
मकान के तो 2 टुकड़े हुए थे, परंतु अम्मा के दिल के कितने टुकड़े हुए गिन पाना भी मुश्किल था। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा सहमति के साथ हो गया, लेकिन अम्मा ने बड़ी बहू के साथ रहना स्वीकार किया। बड़ी बहू को भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि तब तक अम्मा रसोई का सारा काम कर दिया करती थी। बड़ी बहू अम्मा का पूरा सामान करती थी, लेकिन वक्त द्वारा दिए गए जख्मों के कारण अम्मा भी बीमार रहने लगी और धीरे धीरे काम करने में भी असमर्थ हो गई। समय बीतता गया, बूढ़ी माँ और भी अधिक बूढ़ी हो गई। पहले जो पोता पोती अम्मा के चारों ओर मंडराते थे, अब उन्हें भी अम्मा से कोई मतलब न होता था। अब बड़ी बहू को भी अम्मा को अपने साथ रहना खड़ने लगा था, लेकिन अब बूढ़ी विधवा माँ को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि माँ का बंटवारा कैसे किया जाए। इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। दोनों बेटों में से कोई भी अपनी अम्मा साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। वक्त द्वारा घाव दिए जाने शायद अभी बाकी थे, क्योंकि कोई भी बहू माँ के खाने की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती थी। बहस अम्मा की दिल की चीर हो रही थी। यही वक्त की निष्ठुरता है कि जिस माँ ने उन्हें 9 महीने कोख में रखकर पाल पोस कर बड़ा किया, खुद की नींद हराम करके अपने बच्चों को चैन की नींद सुलाया, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा किया, आज वही बच्चे अपने माँ को अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। काफी सोच विचार कर दोनों भाइयों ने एक फैसला ले लिया, जिससे उनके समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन माँ की ममता तार तार हो गई। जिसने भी सुना अपनी हैरानी को रोक न पाया। तय किया गया कि 1 महीना माँ बड़े बेटे के पास रहेगी और 1 महीना छोटा बेटा अपने घर में ले जाएगा, और अम्मा जिसके पास रहेगी वही अम्मा की पेंशन का भी हकदार होगा। अम्मा का खर्चा और दवाइयाँ का खर्च भी उसी पेंशन में से किया जाएगा। 1 तारीख होने पर अम्मा को छोटे बेटे बहू के हिस्से में पहुंचा दिया गया। छोटी बहू ने एक स्टोर रूम खाली करवाकर अम्मा को रखने का इंतजाम कर दिया, जहाँ एक छोटी सी खाट, पुराना बिस्तर, एक थाली और लोटा देकर अम्मा को बैठा दिया गया। बेचारी बूढ़ी अम्मा अपना थाली और लोटा लेकर कमरे के दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इंतजार करती रहती कि कब खाना मिले और कब पेट की भूख को शांत कर सके। आंखें दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि सामने किसी को आते देखकर अचानक चमक उठी। लेकिन अपनी माँ की यह हालत देख बेटी चैन न पाती थी। कितनी बार कहती कि अम्मा चलो, तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ तुम ठाठ से रहना, लेकिन अम्मा अपने उसूलों का वास्ता देकर उसके साथ जाने से इनकार कर देती थी। एक दिन अपने कमरे की चौखट पर बैठे बैठे अम्मा अपना चश्मा उतार कर देखने लगी। सोचने लगी कितनी बार बड़े बेटे को कहा था चश्मा ठीक करा दो, पर बड़ी बहू तमतमाते हुए कहती कि छोटे बेटे के घर जाओगी तो वहाँ करा लेना ये ठीक, तुम्हारी पेंशन के सारे पैसे दवाइयों पर लग चुके हैं। आज छोटा बेटा सुनील जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकल रहा था तो अम्मा ने आवाज़ लगाई, बेटा ये मेरा चश्मा टूट गया है, कुछ नज़र नहीं आता, आज ऑफिस से आते वक्त इसे ठीक करा लाना। कांपती आवाज़ से अम्मा बोली, अरे अम्मा, कम से कम ऑफिस जाते वक्त तो मत टोका करो, इस उम्र में चश्मे की क्या ही ज़रूरत है, कोई कागजी काम तो करती नहीं तुम। बेचारी लाचार बेबस अम्मा अपनी आंखों में आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए वापस टूटा चश्मा पहन कर बैठ गई। आज छोटी बहू ने घर में किटी पार्टी रखी थी। घर में कुछ चहल पहल हो रही थी। खाने पीने का काफ़ी सामान लाया जा रहा था। अम्मा देख कर सोच रही थी, लगता है आज कोई मेहमान आने वाले हैं, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो आज तो बहुत स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। सोचकर अम्मा का मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन यह क्या, थोड़ी ही देर में छोटी बहू आई और अम्मा की थाली में खिचड़ी डालकर चलती बनी और अम्मा को बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत देकर गई थी। अम्मा मासूम होकर खिचड़ी खाने लगी कि देखा, लोटे में पानी नहीं था। अरे छोटी बहू, इतने तक तो छोटी बहू वहाँ से जा चुकी थी। खाना खाने के बाद अम्मा धीरे धीरे लाठी की टेक से बाहर तक आई और बोली, छोटी बहू पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। देखा तो बाहर छोटी बहू और उसकी सहेलियों की दावत चल रही थी और छोटी बहू उनके अपना सोने का हार दिखा रही थी, जो उसे सुनील ने ला कर दिया था। छोटी बहू अम्मा को देखते ही उबल पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए उनके कमरे में ला जाकर बैठा दिया। जब कहा था कि बाहर नहीं निकलना, तो फिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी? थोड़ी देर प्यासी नहीं बैठ सकती थी क्या? अम्मा को डांट फटका कर बहू वापस अपनी सहेलियों के पास जाकर हंसी ठिठोली करने लगी। कुछ दिन और बीते। बूढ़ी अम्मा खाना खाकर अभी अपनी चारपाई पर ही बैठी हुई थी कि देखा, सामने से छोटा बेटा सुनील अपने कमरे से निकल रहा था। पीछे पीछे छोटी बहू और पोता बड़े बड़े बैग उठाकर कहीं जा रहे थे। अम्मा लाठी देखती हुई बाहर आ गई। सुनील बेटा, छोटी बहू, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, बच्चों के कॉलेज की छुट्टियां हैं तो हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, छोटे बेटे ने बोला। तो अम्मा की जिज्ञासा फिर कुछ और सोचकर बोली, छोटी बहू, मैं रोटी कैसे खाऊंगी, मुझसे भूखा नहीं सोया जाता। अम्मा की बात सुनते ही छोटी बहू तपाक से बोली, अरे अम्मा, आज महीने की आखिरी तारीख है, कल से तुम्हें रखने की बारी बड़े भैया भाभी की है।
हमने उन्हें कह दिया है, कल सुबह वो आकर तुम्हें ले जाएंगे और अगर रात को भूखे लगे तो ये बिस्किट खा लेना। कहते हुए छोटी बहू ने उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट थमा दिया और वे सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए चलते बने। अम्मा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि बचपन में जिन बच्चों को मेरी गोद में स्वर्ग का एहसास होता था, माँ की थपकियों में सुकून मिलता था, माँ की लोरियां सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही संतान अपनी सगी माँ की जिम्मेदारियों से कैसे दूर भाग रही थी। बेचारी बूढ़ी अम्मा को जब भूख लगी तो 2 बिस्किट खाकर पानी पीकर सो गई। अगले दिन का सूरज उगा तो अम्मा को थोड़ी आशा जगी। सुबह-सुबह अम्मा अपना संदूक और बाकी सामान तैयार करके अपनी कोठरी से बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठ गई कि बड़ी बहू अभी आती होगी मुझे लेने। लेकिन देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अम्मा की खैर खबर किसी ने न पूछी। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी अकेले ही तड़पती रही, लेकिन कोई लेने न आया। भूख से बेहाल अम्मा ने बैठे-बैठे कई बार सोचा कि उठकर खुद ही बड़े बेटे के घर चली जाऊं, 2 कदम की तो दूरी है, लेकिन फिर यही सोचकर बैठ जाती कि ऊंची नीची सीढ़ियां हैं, कहीं गलती से पैर फिसल गए तो चारपाई पकड़ने की नौबत आई। अपनी किस्मत को कोसते हुए फिर वापस अपनी चारपाई पर जा पड़ी। जैसे ही आँख खुली देखा बड़ा बेटा विकास अम्मा के सामने खड़ा था। अम्मा, अम्मा तुम्हें ले लिए चलता हूँ। विकास बेटा आ गया, सुबह से तेरी राह देखती थी। कहते हुए अम्मा सारे गिले भूलकर बड़े बेटे के साथ चल दी। बड़े बेटे के घर पहुंची तो देखा जहां अम्मा की कोठरी थी, वहां से अम्मा का सामान उठा दिया गया है। अम्मा को पीछे के बरामदे में बने छोटे से कमरे में रहने के लिए जगह दे दी गई है, लेकिन अम्मा ने वहां रहना भी चुप करके स्वीकार कर लिया, ये सोचते हुए कि कम से कम बड़ी बहू के घर खाने को तो ढंग से मिलेगा। कल रात से भूखी प्यासी अम्मा को जब खाना मिला तो खुशी के मारे अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। वक्त की ही मार थी कि जो विद्या देवी, जो अपने पति के जीते जी राज किया करती थी, आज दाने दाने को मोहताज अगली सुबह उठकर अम्मा ने भगवान का नाम लेकर अपने दैनिक कार्य निपटा लिए और दरवाजे की चौखट पर बैठकर इंतजार करती रही कि बहू बेटों में से कोई न कोई तो उनके पास आएगा, हाल चाल पूछेगा और कुछ खाने को देगा। लेकिन अम्मा को निराशा ही हाथ मिली। फिर एक ठंडी सांस लेकर वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक घर में खाने बनाने की आवाजें आती रहीं और उसके बाद आवाजें आने भी बंद हो गई। चाय पीने को बेताब अम्मा इंतजार करके जब थक गई तो सोचा खुद ही उठकर सुबह की चाय लेकर आती हूँ। लाठी की टेक से चलकर जब अम्मा भोजन कक्ष में पहुंची तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। अम्मा को देखते ही वहां सन्नाटा सा छा गया। अगले ही पल बहू बोलते हुए बोली, बुढ़ापे में इतना चटोरपना कहाँ लेकर जाओगी? अम्मा, अम्मा हैरानी से सबका मुंह ताकने लगी। शायद बहू की बात का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था अम्मा को। अरे तुम्हारे बेटों को दफ्तर जाने की जल्दी थी और बच्चों की नौकरी का भी समय हो रहा था, इसीलिए जल्दी जल्दी सबको खिला पिला रही थी। तुम्हें भी जल्दी ही चाय देने आती हूँ, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। चिल्लाते हुए बड़ी बहू पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। अम्मा अपना मन मार कर वापस अपने कमरे में चौखट पर बैठ गई। सोचने लगी कि यही बड़ी बहू थी जो बच्चों के पैदा होने पर मिश्री घुले शब्दों से इतना लाड लगा देती थी कि बेटी भी क्या कह दिखाएगी। एक तरफ तो अम्मा बच्चे और बहू की देखभाल करती, दूसरी तरफ पूरा घर संभाल लिया करती थी। आज वही बहू है और वही अम्मा है, परिवर्तन तो सिर्फ परिस्थितियों में है। अब अम्मा बूढ़ी हो गई थी तो दूध में गिरी मक्खी हो गई, जिसने सब निकाल कर फेंक दिया। कहते हुए अम्मा की आंखें भर आई। अम्मा दिन भर इंतजार करती रहती, लेकिन उनके कमरे में अपने आप के अलावा कोई नहीं आता था। उम्र के इस पड़ाव पर अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, कभी-कभी बेटी आ जाती थी तो अम्मा का हाल पूछ कर चली जाती थी, क्योंकि उसे भी कोई चाय-पानी तक नहीं पूछता था। और जहाँ इज्जत नहीं, वहाँ तो भला कितनी देर तक रुका जा सकता था। एक दिन अम्मा के कमरे की सफाई करवाते हुए बड़ी बहू की नज़र अचानक अम्मा के संदूक पर गई, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। बड़ी बहू को थोड़ा संदेह हुआ कि अम्मा ने अपनी बेटी के लिए संदूक में कुछ गहने या पैसे छुपा कर रखे होंगे, जो अम्मा अपने संदूक के पास किसी को भटकने भी नहीं देती। जिस भी घर में रहे अपना संदूक साथ लेकर जाती है। क्यों अम्मा, सारी जायदाद का तो बंटवारा कर दिया है, इस संदूक में जो खजाना है उसे क्या ऊपर लेकर जाओगे अपने साथ? बड़ी बहू ने चतुराई से बात कहते हुए अम्मा के संदूक का राज जानना चाहा तो अम्मा ठिठक गई। नहीं बहू, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे हाथ मत लगाना। कहते हुए अम्मा अपने संदूक के पास आकर बैठ गई। अम्मा के इस तरह से बात करते ही बड़ी बहू का शक और गहरा हो गया। जरूर इसमें कोई न कोई कीमती चीज छुपी रखी है अम्मा ने, जो हमें दिखाना नहीं चाहती। मन ही मन बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू अम्मा के कमरे से बाहर आ गई, लेकिन संदूक खुलवाने के इरादे से बड़ी बहू ने अपने पति से कहकर अपने देवर देवरानी और अपनी ननद सीमा को भी बुलवाने भेज दिया। शाम को सब इकट्ठा हो गए और अम्मा के कमरे में पहुंच गए। अम्मा जी ये सब देखकर हैरान थी। उसके कमरे में आज तक किसी ने कदम तक नहीं रखा था।
आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब इकट्ठे होकर अम्मा के पास आ खड़े हुए। अभी वह इतनी भी बीमार नहीं हुई थी कि प्राण ही त्यागने वाली हो। अभी अम्मा हैरानी से सोच विचार ही कर रही थी कि बड़े बेटे ने अम्मा की विशाल श्रृंखला को भंग करते हुए कहा, अम्मा आज तुम्हारा संदूक खोलना है, हम तो भी जाने आखिर इसमें क्या है। संदूक का नाम सुनकर अम्मा कुछ हैरान सी हो गई और सब कपाते हुए बोली, नहीं इसे नहीं खोलना दूंगी, तुम इसे देख सकते हैं कि इसमें क्या है। जरा खोल कर दिखाओ तो अम्मा, यह सब लोग कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए इसमें कुछ गहने छुपा कर रखे हैं। साबित कर दो कि ये सब झूठ है। कहते कहते सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने और जिद नहीं की। अपनी चारपाई से उठकर संदूक का ताला खोलने लगी। देखना चाहते हो मेरे संदूक में क्या है? तो लो देखो। कहते हुए अम्मा ने संदूक का ढक्कन जैसे ही उठाया तो चारों बहू बेटे अवाक रह गए। उनकी ऐसी दशा हो गई मानो सांप सूख गया हो। रोटियां, अम्मा तुमने ये रोटियां संदूक में रखी हैं? बेटा बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ बेटा, इसलिए ये संदूक मुझे जान से भी प्यारा है। कहते हुए अम्मा का गला रूंध गया। लेकिन माँ, ये तो केवल सूखी रोटियां हैं, तुमने इन्हें खजाने की तरह संदूक में क्यों छुपा? बेटी, हर सप्ताह रविवार के दिन ये लोग सब खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और उस दिन घर में रोटी नहीं बनती। उस दिन के लिए ही मैं इन रोटियों को बचा कर रखती हूँ। कहते कहते अम्मा की आवाज़ भरी आंखें और आंसुओं से सरोबार हो गई। अपनी माँ की यह हालत देखकर बेटी से रहा न गया। फिर अपने दुख और पीड़ा पर नियंत्रण करते हुए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर एक रोटी को हाथ में लेते हुए माँ से पूछने लगी, लेकिन माँ, ये रोटियाँ तो सूखी है, तुम इन्हें खा कैसे पाती हो? बेटी, ये मजबूरी सब कुछ करा देती है। जब पेट भूखा होता है तो ये तरीके भी अपने आप निकल आते हैं। मैं इन रोटियों को कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रख देती हूँ। जब ये थोड़ी नरम हो जाती है तो चबाने लायक हो जाती है। इन्हीं को खाकर अपना पेट जैसे तैसे भर लेती हूँ। अपनी माँ की बेबसी और लाचारी देखकर सीमा उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पास में खड़े बेटे और बहुएं ये दृश्य देखकर जमीन में गड़े जा रहे थे। विकास और सुनील, दोनों बेटे, अम्मा की हालत देखकर अम्मा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। तो दोनों बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। आखिर माँ तो माँ होती है। अम्मा ने बेटे बहुओं को माफ कर दिया। अब तय हुआ कि अम्मा जिस घर में रहना चाहे वहाँ रहेगी और अम्मा के लिए कोई अलग से कोठरी नहीं दी जाएगी। अब अम्मा उनके साथ उनके बीच रहेगी। दोस्तों, माता पिता भगवान की दी हुई अमूल्य देन है। माता पिता से हमारा ज़मीर जिंदा है। माता पिता के पैरों में स्वर्ग का वास होता है। अतः इनको दुख ना दे, समय रहते अपनी भूल का पश्चाताप कर ले। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, अपने माँ बाप का ख्याल रखें।